हाय गाइस, वेलकम टू द सेशन। गाइस, आज हमारा जो सेशन है उसमें हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में एक शीट आपको दी थी कि यार ये शीट आपको सॉल्व करनी है ताकि आप जज कर पाओ कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ वायलेट हुआ है, कौन सा फॉलो हो रहा है, कंपनी क्या इग्नोर कर रही है या अकाउंट्स में क्या चीज प्रॉपर नहीं हुई है, ये आइडेंटिफाई करना। तो गाइज आई होप आप लोगों ने इसको किया होगा। गाइज मेरी गारंटी है आपको, अगर आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आप बेस ऐसे ही डेवलप करते हुए चलोगे तो ट्रस्ट मी कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। बट द ओनली थिंग विच कैन keep you at this level, current level, means you will not be able to move forward, is you are not able to practice it. Accountancy is a very practical subject जहां अपने को प्रैक्टिस करना ही करना है। आप सोचोगे कि यार जब सर ने शीट दी कल करवा ही देंगे तब हम कर लेंगे, तो मतलब कोई मजे वाली बात नहीं। आपको जो मैं काम दे रहा हूं वो उसी हिसाब से होना चाहिए। क्लियर है बेटा फंडा? चलो स्टार्ट करते हैं, अज्यूमिंग कि तुमने फॉलो किया होगा जो मैंने कहा। क्या कहता है पहला, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ। जैसे मैं आपको बताता हूं ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने सेल करी, लेट्स से गाइस आपने 1,000 रुपए का माल बेचा। अब 1,000 रुपए का आपने माल बेचा और ये माल उधार में बेचा। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि उधार में माल बेचा जा सकता है। ये आदमी हमें पैसे देने वाला था, बट हमें पहले ही पता पड़ गया कि यार ये आदमी तो डूब सकता है, कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो हमें पता पड़ गया भैया पैसा डूबेगा। तो अब इसके रिगार्डिंग हमें प्रोविजन, देखो आज की डेट में तो हाथ खड़े नहीं किए आदमी ने, वो कह रहा है दे दूंगा दे दूंगा, बट हमें हालात देखते हुए पता है कि ये पैसा नहीं आएगा। तो बेसिकली अब आपको पता है कि जो एक डेटर था आपका, जो आपका एक डेट था वो बैड होने वाला है, बिकॉज ही विल नॉट पे। तो इसके लिए आपने एक एस्टिमेट पहले से बना लिया, मतलब फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसकी एस्टिमेशन आपने आज से ही कर ली। तो ये क्यों करते हो? याद करो, एक प्रिंसिपल था जो मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रूडेंस प्रिंसिपल, इसका नाम है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। याद आ रहा है क्या? ऐसा याद आ रहा है तुम्हें कुछ? तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों मतलब क्या है कि ये जो प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या इंडिकेट करता है कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये पहले से आप एस्टिमेट करके चलोगे, पहले से आप बुक करके चलोगे। स्टोरी क्लियर है? तो मैंने कहा यार अब आप देखो यहाँ पे पहला वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, दिमाग में सेट हो गया। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट इंश्योर्स एडेरेंस टू। आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा। गाइज मैं जैसे आपको एक एक मैं यहाँ पे शॉर्ट में पूरा बताता जाऊंगा, आप अपने जो शीट है आप चेक करो क्या आपने भी यही प्रिंसिपल का नाम लिखा था, नहीं तो करेक्ट करके लिखो। फिर आप रीजन भी लिखो, आपने भी खुद को एक एक्सप्लेनेशन दिया होगा जब आप आंसर लिख रहे होगे। आप कन्विंस करने की अपने आप को कोशिश करो कि मेरा एक्सप्लेनेशन क्यों सही है और आपका क्यों गलत था। मेन ये नहीं है कि आपको आंसर मिलेगा, इस आंसर तो आपको बुक में भी मिल सकता है, मैं शायद शीट भी फॉरवर्ड कर सकता था, बट मेन चीज हमारा आंसर देना नहीं है या आपका आंसर लेना नहीं है। मेन है कि अपनी थॉट प्रोसेस में हमें चेंज लेके आना है। हमें हमारी थॉट प्रोसेस जो क्वेश्चन देख के गलत डायरेक्शन में जा रही थी, हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से चेंज होगा बेटा, आंसर से चेंज नहीं होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब आप फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक्स में, तो आप कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो? कॉस्ट। तो आप कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो गाइस? कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो? आप फॉलो कर रहे हो हिस्टोरिकल कॉस्ट को। किसको फॉलो कर रहे हो? आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो कर रहे हो। स्टोरी क्लियर है? कौन सी कॉस्ट को फॉलो कर रहे हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट को। नेक्स्ट, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन याद करो, सीएजी बताया था, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। क्लियर है बेटा फंडा? नेक्स्ट, डैश कॉन्सेप्ट इज द बेसिक आइडिया दैट द बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर। मतलब ये कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कि बिजनेस ना अलग होता है किससे? ओनर से। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स? ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। इसलिए जो ओनर पैसा देता है या पैसा लेता है वो फर्म रिकॉग्नाइज करता है, वो बिजनेस रिकॉग्नाइज करता है। अगर फर्म ने कोई पैसा ओनर से लिया है तो लायबिलिटी, फर्म ने कोई पैसा दिया है तो फर्म क्या मानती है? अपना एसेट। ठीक है गाइस, चार होंगे चारों, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके सही थे।
आई जस्ट वांट टू सी कि कितने सही थे आपके, 10, 12, 6, 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द ओनर ऑफ अ कंपनी इंक्लूडेड हिज पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस इन द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। अब सुनना ध्यान से, जब कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल रही थी, मतलब रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस माइनस हो रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जो ये इनकम आ रही थी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो इनकम यहाँ पे आ रही थी ना, तो अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सपेंसेस की लिस्ट में उसने अपने पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस भी डाल दिए। तो यार अगर पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस डाल दिए, डू यू रियली थिंक दैट ये सही है? सवाल ही नहीं उठता यार, ये सही नहीं। क्यों? कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन है? बिजनेस एंटिटी का। कौन से का वायलेशन है? बिजनेस एंटिटी का। स्टोरी समझ में आ रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग है, तो ओनर के खर्चे बिजनेस में एक्सपेंस बुक नहीं होंगे। दिमाग में सेट हो गया। मनी ओड फ्रॉम एन आउटसाइडर, मतलब एक बाहर वाले आदमी से, जो बिजनेस के बाहर का आदमी, आपने उससे एक पैसा उधार लिया। तो गाइज मुझे बताओ, जिस आदमी से, जो बिजनेस के बाहर का आदमी, जो बिजनेस से रिलेटेड आदमी नहीं, आपने उससे उधार लिया पैसा, तो वो आपके लिए क्या होगा बेटा? लायबिलिटी होगी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लायबिलिटी होगी। दिमाग में सेट है अपने? बिल्कुल अच्छे से जा रहा है दिमाग में। अब सुनना, नो इन्फ्रेंस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन मेकिंग पॉलिसी फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज इज ड्यू टू। गाइज मैं अब आपको क्या करता हूं, कुछ एक छोटे छोटे 2-3 पॉइंट अभी तक के जो क्वेश्चन में आए वो मैं आपको बता भी देता हूं। देखो इधर, मैंने कहा अभी तक एक वर्ड आया है जिसका नाम था बैड डेट। याद है वो फर्स्ट वाले पार्ट में आया था बैड डेट। क्या इंडिकेट करता है मेरे प्यारे बच्चों ये बैड डेट? मैंने कहा बैड डेट क्या इंडिकेट करता है? मतलब एक ऐसा डेट जो कि बैड हो गया। आ रहा समझ? मतलब एक ऐसा डेट, मतलब एक हमारा डेटर, आ रहा समझे, जिससे हमें फ्यूचर में पैसा आने वाला था। अब नाउ दैट डेटर हैज बिकम बैड, दैट डेटर इज हैज बिकम बैड। मतलब ये जो डेटर है ये हमें पैसा नहीं दे। क्लैरिटी? मतलब हमें उससे 1000 रुपए मिलने वाले थे, बट अब 1000 रुपए हमारे बैड डेट्स हो गए, मतलब वो पैसा अब नहीं मिलेगा। तो बैड डेट समझ गए, जो पैसा हमें मिलने वाला था डेटर से वो अब नहीं मिलेगा। डेटर बैड हो गए, मतलब खराब हो गए हमारे लिए। मैंने कहा अभी एक और वर्ड बार बार यूज में आ रहा है, नाम है प्रोविजन। क्या है बेटा? नाम प्रोविजन। अब मैं आपको प्रोविजन और लाइबिलिटी में फर्क बता देता हूँ। देखो प्रोविजन और लाइबिलिटी में भी टेक्निकली फर्क है माय डियर फ्रेंड। प्रोविजन क्या होता है बेटा? प्रोविजन होता है तुम्हारा एस्टिमेशन। प्रोविजन होता है तुम्हारा एस्टिमेशन। आ रहा समझ? और ये जो लाइबिलिटी होती है ये क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी होती है, ये क्या होती है? ये होती है एक्चुअल। लेट्स से मैंने कहा, मैं एग्जांपल लेता हूं मार्च महीने के बिजली का बिल का। मैंने कहा आपने मार्च के महीने में बिजली का यूज किया, क्या आपको 31 मार्च को ये पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल बिल कितने का आपने यूज किया मार्च में? नहीं, बिल तो 1 महीना 2 महीने बाद आएगा। आ रहा समझ? वहीं आपको अपना अप्रैल से लेके बाकी फरवरी तक का बिल तो पता है एक्चुअल, क्योंकि बिल आपके पास आया है। तो आपके पास जब एक्चुअल आपको पता होता है कि भविष्य में कितना अमाउंट जाने वाला है, तो वो लायबिलिटी। बट जब फ्यूचर में कितना अमाउंट जाएगा उसके लिए आप एस्टिमेट करते हो, तो उसको प्रोविजन कहते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रोविजन। डिफरेंस समझ में आ गया? प्रोविजन इज द एस्टिमेशन, वेयर एज लायबिलिटी इज द एक्चुअल अमाउंट विच इज टू बी पेड। तो प्रोविजन एक एस्टिमेशन होता है जब तक रियलिटी का पता नहीं होता। तो हम मार्च के महीने का बिजली के बिल का प्रोविजन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि मार्च का बिल 2 महीने बाद आएगा, बट हमें 31 मार्च को मार्च का खर्चा तो लिखना पड़ेगा ना। तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसका एस्टिमेट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस बिल, या पिछले साल मार्च के बिल के हिसाब से। अब आ रहा है समझ? प्रोविजन और लायबिलिटी में डिफरेंस दिमाग में सेट हुआ थोड़ा थोड़ा। वैसे आपके आगे जाके इसका चैप्टर भी है, बट यहाँ बार बार आ रहा था, तो मेरा आदत यही है बेटा कि कोई वर्ड आ रहा है तो समझा दो बच्चे को, नहीं तो वो रटने लग जाएगा। तो अब क्या कहता है? नो इन्फ्रेंस ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट को एस्टिमेट नहीं करोगे, एंड प्रोविजन मेकिंग पॉलिसी फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, बट जो भविष्य में लॉस होने वाला है उसका प्रोविजन बनाओगे, उसका एस्टिमेशन करोगे।
अरे यार सीधा सा है यार, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, दोनों के दोनों ही सही है माय डियर फ्रेंड, दोनों के दोनों ही सही है। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस दोनों के दोनों बिल्कुल सही है गाइस, कोई डिफिकल्टी है इसमें, सवाल ही नहीं उठता। इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अब देखो आगे, अब गोइंग कंसर्न बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड, मतलब गोइंग कंसर्न क्या होता है, हमारा बिजनेस का बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है, बट गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड, मतलब माई इंटेंशन इज टू क्लोज डाउन, मतलब मेरा इंटेंशन क्या है, बंद करने का ही है। तो यार इस केस में क्या करेंगे, गोइंग कंसर्न वैलिड ही नहीं है, मैं तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो इनमें से क्या होगा, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, पहले मैं आपको, मेरे प्रिय बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूँ गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं होता तो क्या होता है। देखो आपको याद होगा, आप यहाँ पे एसेट्स दिखाते थे और हम बार बार यही कहते थे कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में आएंगे, और जब हम ये कहते थे ये हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्यों आएंगे, तो हम हमेशा एक ही एक्सप्लेनेशन दिया करते थे कि भैया क्योंकि हमारा इंटेंशन इनको बेचने का नहीं है, सेल करने का नहीं, हमारा इंटेंशन क्या है, हम इसको यूज करते रहें। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा भविष्य में बेचने का इंटेंशन नहीं था, इसलिए मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाता था, बट जैसे ही मैंने कहा कि मैं तो बिजनेस बंद करने वाला हूं, मतलब ये एसेट अब यूज में तो आएंगे नहीं, मतलब मेरा इंटेंशन कन्वर्ट हो गया, मेरा इंटेंशन जो पहले यूज करने का था, अब मेरा इंटेंशन बेचने का हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो रहा है, धंधा तो बंद हो रहा है। तो अब मैं क्या इस हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाऊंगा, नहीं, whenever I am planning to close down the business, my intention is कि मैं बिजनेस को बंद कर दूं, तो मैं इनको क्या करूंगा, बेचूंगा। तो जब मैं बेचूंगा तो मेरी बुक्स में रियलाइजेबल वैल्यूज आएंगे, कौन सी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कहता है ये। पहला कहता है ऑल प्रीपेड एसेट वुड बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, नहीं, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा है जिसमें से कोई पैसा रिटर्न आ सकता है तो वो लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ये पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा सही है, ये तो गलत हो गया। अगर मैंने कोई खर्चा एडवांस में पेमेंट कर रखा है और अगर मैं बिजनेस बंद करूंगा, वहां से अगर कोई पैसा आएगा तो मैं उस पर रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि एसेट को खत्म ही कर दूंगा, नहीं। अरे मैंने एक पेमेंट किया एडवांस में किसी मशीनरी के लिए 5 लाख रुपए का, तो मेरे पास वो एक प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे पड़ा है, एडवांस में पैसा दिया, वो प्रीपेड एक्सपेंस है मेरा। वैसे तो एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस तो क्या मैं एसेट भी बोल सकता हूँ इसको, लेट्स से मैंने बिजली का बिल एडवांस में दे दिया है, अब मैं अगर कनेक्शन कटवा रहा हूँ तो हो सकता है सरकार की पॉलिसी हो कि 40% रिटर्न कर दे, तो मैं प्रीपेड एक्सपेंस को जीरो थोड़ी करूंगा, जितना पैसा सरकार वापस मुझे लौटा देगी उतना तो मैं एसेट दिखाऊंगा, तो पहला वाला गलत है। द अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल अकाउंट्स वुड बी एलिमिनेटेड, अरे भैया ये भी गलत है, क्योंकि अलाउंस वगैरह जो है अनकलेक्टेबल, उसको भी एलिमिनेट तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट वुड कंटिन्यू टू बी कैरीड एट नेट अमोर्टाइज हिस्टोरिकल कॉस्ट, अरे भैया हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्यों आएगी वैल्यू, अभी अभी बताया कौन सी वैल्यू पे आएगी, रियलाइजेबल वैल्यू। लैंड हैज एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट रियलाइजेबल वैल्यू, देखो रियलाइजेबल वैल्यू से कनेक्टेड एक ही मिला, तो अपने पता पड़ गया इसमें आंसर कौन सा है, डी। तो गाइज मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन से कनेक्ट भी कर दिया, क्लैरिटी है इसमें। मूव करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओमिशन ऑफ पैसा, मतलब एक कोई आपका आंसर आया और वो आया लेट्स से 0.22, अब आपने इसको 0.22 को इग्नोर कर दिया और आपने 0.30011 कर दिया, ये क्या इंडिकेट करता है माय डियर फ्रेंड, ये इंडिकेट करता है कि हमने राउंड ऑफ कर दिया, मतलब कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे, मटीरियलिटी, याद आ रहा है। अरे हमने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि ये इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके लिए हम कैरी करते रहे, सारी चीजें इस पे लगाते रहे, कोई सेंस नहीं है, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंडिंग ऑफ किस वजह से हो रही है, मटीरियलिटी की वजह से। स्टोरी समझ में आई। 10th, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, अरे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्या बेटा, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल याद आ रहा है, मनी मेजरमेंट कहता था उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करो जिनको मॉनेटरी टर्म्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हो।
तो जिन ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया जा सकता उसकी तो रिकॉर्डिंग होगी नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, आप देखो, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट आर कैटेगराइज्ड एज पर विच कॉन्सेप्ट। हमने कहा भैया इनका फायदा तो अगले 1 साल में मिलेगा, इनका फायदा 1 साल के भी आगे मिलेगा। तो ये जो आगे आगे की भविष्य की बात करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? गोइंग कंसेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स? गोइंग कंसेप्ट। ठीक है, ये तो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। भविष्य की बात कौन करता है? गोइंग कंसेप्ट। मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था। अब देखो बहुत ही आसान है। एन एसेट वॉज परचेज फॉर 6,60,000। आपने एक एसेट खरीदा 6,60,000 में। कैश वॉज पेड रुपीज 1,20,000। क्या बोला हमने? कैश वॉज पेड 1,20,000। भैया देखो 6,60,000 का आपने एसेट खरीदा और पेमेंट अभी आपने सिर्फ किया 1,20,000 का। ठीक है, एंड बाकी का आपने एक बिल बना के दे दिया, बिल पेबल नाम। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ फिक्स्ड एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भैया फिक्स्ड एसेट्स तो 6,60,000 का आएगा ना, तो कितने का इफेक्ट पड़ेगा? 6,60,000 का। अरे पेमेंट हुआ नहीं हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अक्रूवल क्या कहता है? पे करना है ना फ्यूचर में, कोई टेंशन की बात नहीं। तो एसेट कितने का आया? 6,60,000। यहाँ पे ये पूछा है कि एसेट कितने का आया। अगर क्वेश्चन बोलता बताओ कैश का क्या इंपैक्ट है, तो हम कहते 120 गया। एम आई क्लियर टू यू गाइस? 13 क्या कहता है बेटा? 13 क्या कहता है? गुरु लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर रुपीज 10,00,000, इंस्टॉलेशन चार्ज किया 20। तो मतलब खरीदते वक्त जो भी कॉस्ट होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो मशीन की कॉस्ट ही मानी जाती है। तो आपने 10 लाख का मशीन खरीदा, 20,000 का और खर्चा किया, तो आपको मशीन की क्या पड़ी कॉस्ट? 1020। मार्केट वैल्यू वॉज 12 और बाजार में उसकी कीमत क्या थी? 12 लाख रुपए। कंपनी वैल्यूड द मशीन एट मार्केट। कंपनी ने कौन सी वैल्यू ले ली? मार्केट प्राइस, मतलब 12 लाख। बताओ कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? हिस्टोरिकल कॉस्ट। यार ये तो आप बता ही देते, 100% आपका सही होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, डैश कॉन्सेप्ट मीन्स दैट सिमिलर आइटम्स इन अ सेट ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन सिमिलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड इट शुड बी अप्लाइड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। अरे कंसिस्टेंसी यार, याद आ रहा है क्या? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है वी शुड बी कंसिस्टेंट फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। एक अकाउंटिंग पीरियड से अगले अकाउंटिंग पीरियड तक जाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करें। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? भैया एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू शुड मैच। तो ये देखो डायरेक्ट एक ऑप्शन मैच हो रहा है। एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। मतलब जिस पीरियड का आप रेवेन्यू बुक कर रहे हो उसके साथ उसके पीरियड के एक्सपेंसेस भी आपको बुक करने। गाइस आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ करके तुम्हारे 11-12 तो सही होने चाहिए। फिर भी मुझे आप बताना कि आपके कितने सही थे। बट गाइस आप देखो ये एक शीट करके आपका वो प्रिंसिपल वाला जो एक थॉट प्रोसेस था वो बड़ा ओपन अप हो गया। मतलब आपका बड़ा ओपन अप हो जाएगा थॉट प्रोसेस कि यार ये प्रिंसिपल का ट्रीटमेंट आखिर होगा क्या और होगा क्या। क्लियर है? जब हम थेरेटिकली पढ़ रहे थे, वैसे वहां पे भी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे रहा था मेरे प्यारे बच्चों, समझा भी रहा था, बट फिर भी एक क्वेश्चन में फिगर्स विगर्स के साथ करने में कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनाए और आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो गाइज अगले क्लास में मिलेंगे अगली चीजों के साथ, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। बट डू लेट मी नो कि कितने सही।